दोस्तों नमस्कार। बीजेपी की राजनीतिक जमीन कमजोर हो जाए और संघ की सामाजिक पकड़ कमजोर हो जाए तो फिर बचेगा क्या। और शायद भारत की राजनीति में दो ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी और संघ का तालमेल एक ऐसी राजनीतिक जमीन को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बना चुका है जहां पे वो अपने मन मुताबिक प्रयोगशाला के तौर पर नए नए प्रयोग करते भी रहे हैं। और बीते 2 दशकों से एक तरफ गुजरात है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश तो हाल की उपज है और उसके पीछे वहां अयोध्या कांड भी जुड़ा है और मौजूदा वक्त में योगी भी जुड़े हैं। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए कि गुजरात तो मोदी मॉडल के आश्रय राजनीतिक तौर पर पकड़ बनाए हुए है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीतिक जमीन को कहीं ना कहीं संघ ने जिले दर जिले नहीं बल्कि गांव दर गांव को सींचा है वहां पर। और यह जमीन बीजेपी को लगातार लाभ पहुंचाती रही है। हालांकि झटका 2018 में लगा जरूर था, लेकिन एक बरस के भीतर मोदी मॉडल ने कमाल कर दिया और कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आकर खड़े हो गए। विधायकों की एक लंबी कतार इस तरीके से खड़ी हुई कि कांग्रेस की सत्ता डगमगाते हुए धाराशायी हो गई। लेकिन अभी सवाल एक दूसरा है और यह सवाल कहीं बड़ा है, क्योंकि करप्शन के आश्रय राजनीतिक सत्ता को गिराया जा सकता है, इसका नायाब प्रयोग कर्नाटक में हुआ है। और कर्नाटक का प्रयोग क्या हर राज्य पर चल सकता है? और अगर वह मध्य प्रदेश पर भी चल सकता है तो स्थिति फिर नाजुक है, क्योंकि कांग्रेस ने यही दांव मध्य प्रदेश में चल दिया है। याद कीजिए, करप्शन के मद्देनजर 40% कमीशन का जिक्र कर्नाटक की राजनीति में घूमता रहा और कर्नाटक की हार के बाद मध्य प्रदेश में जैसे ही 50% कमीशन का मसला उछला, वैसे ही बीजेपी की सत्ता सक्रिय हो गई और दिल्ली से नागपुर तक घंटी घनघनाने लगी। स्थिति यह आ गई कि तुरंत पहल नहीं की तो स्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि यह इस देश में हर कोई जानता है करप्शन भारत के सिस्टम का हिस्सा राजनीति बना ही देती है और सत्ता उसके अनुकूल चलती ही है। लेकिन अगर यह मुद्दा बन जाए और सत्ता हाथ से निकल जाए तो फिर मुश्किल होगी। संघ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद भी वह इसलिए कर्नाटक को लेकर बेचैन नहीं हुई क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री तक पर संघ की सहमति नहीं थी। बोमई को लेकर सहमति ना ली गई ना दी गई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर सहमति दी भी गई और ली भी गई। और यही वो परिस्थिति है जिसमें करप्शन का मुद्दा जैसे ही उभर कर सामने एक पत्र के जरिए आया है, उस पत्र को दोबारा से सोशल मीडिया में डालने पर किसी दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम प्रमुख नेता और प्रियंका गांधी पर भी केस दर्ज करा दिए गए एक ही रात में। यानी कल ही की रात में एक साथ 41 एफआईआर दर्ज हुई। वह इंदौर का थाना हो, वो भोपाल का थाना हो, वह ग्वालियर का थाना हो, वो रीवा का थाना हो, हर जगह एक साथ एफआईआर दर्ज की। कमोवेश हर जगह जिस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई वह भी सामान्यता एक सरीखी है। राजनीतिक तौर पर क्या बीजेपी के पांव उखड़ रहे हैं और संघ को समझ नहीं आ रहा है कि अगर करप्शन का चार्ज लग जाए और करप्शन के बाद जनता विपक्ष के साथ खड़ी हो जाए तो स्थितियां नाजुक हो जाएगी। और खास तौर से प्रियंका गांधी पर 41 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। हम उस 41 एफआईआर और मध्य प्रदेश की राजनीति के भीतर एंटर करें और आपको एक एक पन्ने खोलकर बताते हुए वहां की राजनीतिक परिस्थिति में क्या मुश्किल है शिवराज सिंह चौहान के सामने, जहां पर राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, तमाम परियोजनाएं कहीं ना कहीं लंबित पड़ी है या देरी से चल रही है। इस बजट में भी जो 8 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का जिक्र किया गया था, क्या उसके लिए भी पैसा नहीं है? वह भी आगे नहीं बढ़ पा रही। और ऐसे में एक पत्र बम की तरह आता है जिसमें कहा जाता है कि दरअसल 50% कमीशन मांग रहे हैं, चुनावी बरस है और उसके बाद सिर्फ 40% हमें कैसे मिलता है और 10% मूल ठेकेदार को कैसे मिलता है। लेकिन इस पूरे पत्र को बोगस बताते हुए और कहा गया जिसने पत्र लिखा है ना तो उसका कोई अता पता है, ना ही जिस
शीट पर लिखा गया है जिसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसका भी कोई अता पता नहीं है, तो एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन प्रियंका गांधी के खिलाफ और उनके ट्वीट के बाद उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई वो उस राजनीति को गरमा देती है जहां पर गांधी परिवार को राजनीतिक तौर पर कानून के शिकंजे में लेने की सियासत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है। लेकिन हम यहां पर एक चीज पहले शुरू में दिखाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी, याद कीजिए, जून के महीने में 12 जून को वो गई थी जबलपुर और वहां पर उन्होंने नर्मदा मां की पूजा की थी, नदी के किनारे की थी। और उसके बाद 21 जुलाई को वो गई थी ग्वालियर। जितनी बड़ी तादाद में वहां पर लोगों की भीड़ थी और तीन ही मुद्दे वह उठा रही थी। एक तरफ बेरोजगारी का मुद्दा था, दूसरी तरफ करप्शन का मुद्दा था और तीसरी तरफ महंगाई का जिक्र था। चंद सेकंड की इस क्लिप को देखिए जो 21 जुलाई ग्वालियर की रैली का एक दृश्य भर है। उसके बाद यहां की राजनीति को समझना शायद आपके लिए और आसान हो जाएगा। मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूँ, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ, ये तो है ही, लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये प्रियंका की राजनीतिक रैली की ये भीड़ किसी भी राजनीतिक दल को डराने के लिए काफी है। और राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश की जमीन को किसी भी हालत में कांग्रेस के हाथ जाने नहीं देना है। संघ मध्य प्रदेश में सक्रिय हो चला है, गांव दर गांव, पंचायत दर पंचायत। लेकिन सवाल यह है कि अब वाकई राजनीति में कोई एक राजनीतिक प्रयोग चुनावी जीत दिला सकता है। कर्नाटक के भीतर का राजनीतिक प्रयोग जो करप्शन और भ्रष्टाचार के आश्रय 40% कमीशन का जिक्र कर रहा था, मध्य प्रदेश में क्या 50% कमीशन के आश्रय बीजेपी की सत्ता को डिगा सकता है? प्रियंका गांधी के खिलाफ 41 केस हुए हैं और उस केस की फहरिस्त में नाम कमलनाथ का भी है, अरुण यादव का भी है, जयराम रमेश का भी है और भी चंद नेताओं के नाम हैं। प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया, पहले उसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इस चेहरे के आश्रय वहां के लोकल राजनीति को डायवर्ट करने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी और संघ भी करेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर राजनीतिक तौर पर प्रियंका गांधी की रैली में इतनी भीड़ है तो फिर कानूनी शिकंजे में क्या फंसाकर आने वाले वक्त में रैलियों से रोका जा सकता है? यह भी एक सवाल है जो कांग्रेस के भीतर की फुसफुसाहट है। जो ट्वीट किया गया उसमें प्रियंका गांधी की तरफ से लिखा गया कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के संघ ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि 50% कमीशन किस तरीके से वहां की सरकार ले रही है और कर्नाटक के भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई और कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर कर दिया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। बहुत सीधे तौर पर राजनीतिक संदेश है। वहां जनता ने करप्शन के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ वोट किया और यहां भी करप्शन के खिलाफ वो खड़ी हो जाए। सवाल है कि मध्य प्रदेश के भीतर में जो करप्शन को लेकर गृह मंत्रालय ने ई पोर्टल बनाया हुआ है, वहां भी जब आप जाएंगे तो हजारों केस आपको दिखाई दे जाएंगे जो कि करप्शन को लेकर वहां पर लोग दर्ज कराते हैं और उस पर गृह मंत्रालय अपने तौर पर काम करता है। ई पोर्टल को लेकर इससे पहले आपके जहन में व्यापम भी आ सकता है, लेकिन अभी सवाल मौजूदा राजनीति के वक्त में करप्शन के उस पत्र का है जिस पत्र के पते को खोजने के लिए बीजेपी ने दावा किया कोई नहीं मिला। इसीलिए यह फेक पत्र है और फेक पत्र को दोबारा से रिट्वीट करना, उस पर पॉलिटिकल कमेंट करना, सत्ता को कटघरे में खड़ा करना, यह नहीं चलेगा। तो जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई प्रियंका से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं को लेकर, वो सभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सभी वकील हैं और सभी ने एक ही रात में तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में कल एफआईआर को दर्ज किया है। इंदौर के संयोगितागंज थाने में इंदौर के बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के नेता हैं निमेश पाठक ने शिकायत दर्ज कराई।
रात 9:30 बजे धारा 420 लगाई गई, 469 लगाई गई। भोपाल में भी रात 9 बजे के लगभग एफआईआर दर्ज होती है। धारा 469, 500, 501 के तहत रजिस्टर्ड किया जाता है। आरोपी कांग्रेस से जुड़ा, जिन्होंने आरोप लगाया है वो कांग्रेस से, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ग्वालियर में बीजेपी नेता और वकील हैं पंकज पालीवाल, उन्होंने केस दर्ज किया। यही स्थिति रीवा की भी रही। अब यहां पर एक सवाल है कि उस पत्र में ऐसा क्या लिखा गया है। अगर कानूनी तौर पर उसकी जांच की जाए तो कुछ सवाल तुरंत खड़े हो जाएंगे इस पत्र को लेकर भी, और दूसरी तरफ इससे जो सरकार इनकार कर रही है कि नहीं नहीं ये पत्र ही बोगस है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। तो हमें लगता है पहले इस पत्र का पोस्टमार्टम कर लीजिए, क्योंकि इस पत्र में मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के नाम से और विषय दिया गया है मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाला। ऊपर में जो लिखा गया, जिससे बीजेपी ने खुले तौर पर कह दिया ये कोई ऐसा संगठन नहीं है, लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ है, वसंत विहार कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 1, 47/4001, यही एड्रेस के नाम पर लिखा गया। उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर जिक्र किया है कि हमारा संगठन मध्य प्रदेश में निर्माण कार्य करने वाली जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, यानी डायरेक्ट उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो कॉन्ट्रैक्टर इनको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। उसने बताया है कि हम लोग 2012 में यह संगठन बना चुके हैं और सरकार के सामने इसको लाने का प्रयास करते रहे हैं कि हमारे साथ किस तरीके से पेमेंट नहीं हो रहा है। और इस पत्र में लिखे हुए इस संगठन का दावा है कि बीते 10 बरस में हमने 35,000 किलोमीटर की सड़क बनाई है, 1,500 के लगभग छोटे बड़े भवन बनाए हैं, 1,000 से ज़्यादा छोटे तालाब बनाए हैं। इसके अलावे सरकारी निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस पत्र में उसके बाद बताया गया है कि दरअसल बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है उसने किस तरीके से उनके जो संविदा कारक हैं, जो जीवन उनका नरक हो गया है, क्योंकि किसी भी जिले में पुराने कार्यों का भुगतान करने के लिए कोई बजट आवंटित नहीं दिया जा रहा है, किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी सरकार से राशि अपर्याप्त होने की बात करते हैं, यानी पैसा नहीं है तो पेमेंट कैसे करें। सरकार में कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। कुछ दलाल किस्म के लोग सक्रिय हैं जो 50% कमीशन लेकर भुगतान को कराते हैं। और उसमें बाकायदा बताया गया है कि देखिए 10% तो मूल ठेकेदार अपने पास रख लेता है, 50% कमीशन के तौर पर बट जाता है और 40% हमको मिलता है। तो 40% में यानी 100 रुपए का ठेका है तो 40 रुपए मिलेंगे, तो हम लोग क्या काम करेंगे। लेकिन उसके बाद की लाइन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसपे इस एफआईआर के तहत पुलिस को भी इसकी जांच, अगर यह कानूनी तौर पर कार्रवाई होती है तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि हमारे संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने पिछले सप्ताह, लास्ट वीक ही, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा बताई और मुख्यमंत्री ने हमें भुगतान करने का आश्वासन भी दिया। हमारे लिए अपने ओएसडी को फोन भी किया, लेकिन ओएसडी सर से मिलने पर उन्होंने चुनावी वर्ष का हवाला देते हुए भुगतान की जाने वाली राशि का 50% पार्टी के लिए खर्च करने की बात कहकर हमें निराश कर दिया। 2 सवाल, मुख्यमंत्री से किसी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात यूं ही नहीं होती है, बाकायदा डायरी रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। ओएसडी को फोन किया, वह भी मौजूद होता है, और ओएसडी से मिलने के लिए भी जब इन बातों को लेकर वो प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलता, वहां भी डायरी मेंटेन होती है। अगर उसमें नहीं मुलाकात का जिक्र है या मुलाकात का जिक्र है, दोनों स्थिति सामने राजनीतिक तौर पर अब तूल पकड़ेगी। और इसमें बहुत साफ तौर पर गुजारिश की गई कि महोदय, पूर्व में 15 से 20% कमीशन लिया जाता था, तब कोई आपत्ति थी नहीं, लेकिन अब 50% कर दिया गया है, तो गुणवत्ता भी नहीं आ रही और पेमेंट भी नहीं हो रहा है, दलाल किस्म के लोगों के जरिए हो रहा है। तो इस मामले में वो जांच कहने की मांग कर रहा है कि जांच हाईकोर्ट के जज से कराइए और प्रदेश के समस्त लंबित भुगतान कराने की कृपा कीजिए, और आपका संरक्षण मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करेगा। नाम दिया गया ज्ञानेंद्र अवस्थी। ना तो ज्ञानेंद्र अवस्थी मिला जो बीजेपी दावा कर रही है, ना ही वो एड्रेस मिला, लेकिन इसके भीतर जो प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात है, क्या उसकी जांच होगी। ओएसडी के साथ फोन किया गया, क्या उसकी भी जांच होगी, अगर मामला कानूनी तौर पर चल पड़ता है तो। लेकिन जब यह कहा गया कि ओएसडी ने कहा कि पैसा है नहीं, चुनावी बरस है,
तो फिर हमने मध्य प्रदेश की हमारी टीम ने फाइल निकाली कि स्थिति है क्या मध्य प्रदेश की, वहां क्या वाकई पेमेंट कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं है, और क्या वाकई इस तरीके से चीजें चल रही हैं जो हकीकत है मध्य प्रदेश के भीतर की आज की तारीख में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश डूबा हुआ है। इसको भी जरा सिलसिलेवार तरीके से सुनाइए, क्योंकि बीते 2 दशकों से शिवराज सिंह चौहान ही है, बीजेपी की ही सरकार है। तो जो आंकड़े निकल कर आए 2013-14 में, यानी प्रधानमंत्री जब मोदी नहीं बने थे, तब मध्य प्रदेश पे प्रति व्यक्ति पर जो कर्ज था वो 10,000 रुपए का था, 10,896 रुपए। 2016 में यह बढ़कर 13,853 हो गया, यानी मध्य प्रदेश के हर नागरिक इतने कर्ज में डूबा हुआ है। 2022 में यह बढ़कर प्रति नागरिक 41,000 हो गया, और 2022 के मार्च के महीने में जब बजट पेश करने से पहले जो जानकारी निकल कर आई, तब कर्ज था 2,95,532 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश पर कर्ज था, जो एक बरस के बाद बढ़कर 3,31,651 करोड़ हो गया। अब यहां पर सवाल है कि अगर आप इसके भीतर भी जाना चाहते हैं कि पैसा सरकार के पास है नहीं है, कितनी परियोजनाएं लंबित, 100 से ज्यादा परियोजनाएं मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में लंबित पड़ी है। उसमें पीडब्ल्यूडी भी आता है, उसमें सिंचाई विभाग भी आता है, तमाम मंत्रालयों के तहत। लेकिन उस दिशा में जाने से पहले एक चीज और सोचिए, क्योंकि वहां के भीतर में इस बजट में जो 8-9 योजनाओं की, बड़ी योजनाओं का जिक्र किया गया था, वहां भी मामला अटक गया। पैसे की वजह है। सबसे बड़ा तो नर्मदा का फ्रीवे एक्सप्रेसवे है, जो कि ढिंडोरी, शाहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, बरवाहा, अलीजापुर से निकलेगा। तकरीबन 13,000 करोड़ का खर्चा है, अटक गया। चंबल एक्सप्रेसवे 309 किलोमीटर बनना है, अटक गया। खंडवा फ्लोटिंग पावर प्लांट स्टेशन बनना है और 23 में ही बनना है, 3,000 करोड़ का, 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी, अटका हुआ है। ग्वालियर के शंकरपुरा गांव में स्टेडियम बनना है, 30 एकड़ की जमीन तय है, अटका हुआ है। भोपाल मेट्रो, जबलपुर मेट्रो, इंदौर मेट्रो, चीजें अभी चल रही हैं कंस्ट्रक्शन के काम पर। जबलपुर एयरपोर्ट में नया टर्मिनल बनना है, जो जाहिर तौर पर एविएशन मिनिस्ट्री के तहत आएगा। लेकिन ये सारी चीजों के साथ उज्जैन में विक्रम उद्योग नगरी बननी है। अगर ये चीजें अटकी हुई है और इस रूप में राज्य में कर्ज डूबा हुआ है, तब यहां पर सबसे निचले पायदान पर चले जाइए और एक क्षण के लिए सोचिए कि मनरेगा में पैसा, मनरेगा में भी जो लेबर कॉस्ट जो निर्धारित की गई वो महज 20 करोड़ की है। यानी 2021-22 में भी 22 करोड़ था, उसके पिछले बरस 21-22 में 29-30 करोड़ था, लगभग 20-21 में 34 करोड़ था, अभी 20 करोड़ है। वहां भी पैसा नहीं आ पा रहा है। अगर इस स्थिति के भीतर में राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत को समझे, तो एक सच हर किसी के सामने है कि 2018 में कांग्रेस चुनाव जीत गई थी, और वहां पर राजनीतिक तौर पर जो भी अदला बदली और विधायक इधर से उधर गए, और अब ग्वालियर संभाग में के भीतर में विधायकों के सामने यह संकट है कि वो कहां जाएं। उधर जाते हैं तो टिकट नहीं मिल रहा है, इधर ही रहते हैं तो भी टिकट की मुश्किल आ रही है, और चुनाव जीते तो कैसे जीतेंगे। राजनीतिक तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव अपने क्षेत्र में कितना है, इसका भी एसिड टेस्ट होना है। शिवराज सिंह चौहान की राजनीति की जमीन के नीचे आरएसएस अपने तौर पर स्वयंसेवकों के साथ खड़ी है, लेकिन करप्शन का मामला, इस मामले को पचा पाने में आरएसएस सक्षम नहीं हो पा रही है। और बीजेपी के भीतर भी इस बात को लेकर संकट है कि अगर करप्शन का मुद्दा उभर जाता है तो फिर बूथ मैनेजमेंट भी काम नहीं देगा, और बूथ मैनेजमेंट का काम किसी दूसरे ने नहीं, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने अपने हाथों में लिया है। और एक पूरी टीम जो काम कर रही है, जो 5 लोग ऊपर में काम कर रहे हैं, उनके नीचे 15 लोग हैं, उनके नीचे 22 लोग हैं, और फिर धीरे धीरे पूरे जिलेवार तरीके से जो पूरे मध्य प्रदेश में बिसात बिछाई जा रही है, अगर उसमें कोई एक ऐसा इशू लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ जाए तो फिर मामा के लिए मुश्किल होगी। लेकिन उसका दूसरा पक्ष यह भी हो चला है कि कांग्रेस एक राजनीतिक प्रयोग को कर्नाटक में आजमाने के बाद क्या मध्य प्रदेश में, जब यह माना जा रहा था कि उसकी राजनीतिक सक्रियता कम हो चली है, खत्म हो चली है,
और इंतजार रहता है कि कब गांधी परिवार से कोई निकल कर जाए और बड़ी रैली हो जाए, जो प्रियंका के जरिए नजर आया। हो सकता है राहुल भी जाएं, वहां भी बड़ी रैली हो जाए, लेकिन इन दोनों रास्तों से जीत नहीं मिलती है। जीत चाहिए वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर, जीत चाहिए वहां पर किसी मुद्दे का लोगों की भावनाओं से जुड़ने को लेकर, और यही वो सवाल है जो बेचैनी पैदा कर रहा है बीजेपी के भीतर। क्या करप्शन का मुद्दा इस रूप में बड़ा हो सकता है? क्योंकि जब लोक अदालतों के जरिए या वहां पर जो ई पोर्टल तैयार किया गया है करप्शन को लेकर होम मिनिस्ट्री का, उसके भीतर अगर परखना शुरू कीजिएगा तो करप्शन बहुत छोटी चीज है। और करप्शन के दायरे में नौकरशाह कितनी बड़ी तादाद में आते हैं। बहुतों के खिलाफ सीबीआई के मामले दर्ज हैं, कई मामलों में ईडी के पास भी फाइल पड़ी हुई है, जो वहां के अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स की तादाद है। लेकिन चूंकि बीजेपी शासित राज्य है, गारंटी नौकरशाहों से भी चाहिए, चुनावी जीत मिलनी है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर गंवाने की परिस्थिति में कांग्रेस कमलनाथ के दौर में आ गई, तो कमलनाथ के लिए यह कहीं बड़ा राजनीतिक दांव है। इस दांव के आसरे वह अपने बूते कितना कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 नए फ्रंट खोले हैं। उसमें बागेश्वर धाम भी है, सॉफ्ट हिंदुत्व भी है। यानी एक तरफ बीजेपी जिस रास्ते चल रही है, उसी रास्ते को अपने लिए ढाल बनाकर नई राजनीतिक प्रयोग के जरिए खुले तौर पर कमलनाथ ने दी है। और यह हर कोई जानता है कि इस दौर में जो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय है, वो लगभग जो 20% देश में जिक्र होता है, मध्य प्रदेश के भीतर लगभग 67 सीट पर उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रभाव है। छिटपुट प्रभाव सही, और वो वोट किसी भी हालत में कांग्रेस से हटेगा नहीं। दूसरी तरफ वहां पर इस दौर में इंडिया का कोई दूसरा राजनीतिक दल सक्रिय नहीं है जहां पर किसी तरीके का समझौता करना पड़े। मुकाबला आमने सामने का है। और मध्य प्रदेश की जमीन इसलिए मायने करती है क्योंकि हिंदी पट्टी का मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ही सबसे बड़े तौर पर गिना और समझा जाता है। तो हिंदी पट्टी पर काबिज होने का मतलब राजनीतिक तौर पर क्या होता है, वो कैसे दिल्ली की कुर्सी को पुख्ता करता है। तो दिल्ली की कुर्सी में भी बेचैनी आ गई है कि किसी भी हालत में कोई एक मुद्दा राजनीतिक तौर पर प्रभावित करने की स्थिति में नहीं आना चाहिए, और परसेप्शन ये नहीं बनना चाहिए कि इस मुद्दे के जरिए चुनावी जीत या हार तय हो रही है। और सत्ता में जब आप बीते 20-22 वर्षों से हो, तो फिर सवाल एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होता है, सवाल लोगों की भावनाओं के साथ जुड़े हुए मुद्दों को राजनीतिक तौर पर कैसे उभारा जा सकता है, इसका होता है। और जब बिसात की कमान अपने तौर पर अमित शाह ने बीजेपी की तरफ से संभाली हुई हो, स्वयंसेवक समूचे राज्य में सक्रिय हो चला हो, और मुद्दों की फेहरिस्त तले लगातार इस बात का संकट हो कि केंद्र और राज्य के भीतर लोगों के सामने महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन, ये 3 मुद्दे अगर हैं, और सीधे तौर पर कमीशन का जिक्र कांग्रेस इसीलिए करना चाहती है कि यह जुबां पर लोगों के बैठ जाए, तो राजनीतिक तौर पर मुकदमों का कोई मायने नहीं होता है। राजनीतिक तौर पर करप्शन के आरोपों का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर लोग परेशान हैं, काम नहीं हो रहे हैं, और आखिरी वक्त में आखिरी लड़ाई अगर शिवराज इसको कहते हुए लड़ रहे हैं कि अब सब किसी के साथ हम वेलफेयर स्कीम के साथ जुड़ रहे हैं, हर किसी को पैसा दिया जा रहा है, हर बहन को दिया जा रहा है, हर युवा को दिया जा रहा है, लेकिन जुबां पर अगर करप्शन रेंग गया तो एक झटके में वह पूरा चोला उतर जाएगा, जिसको लेकर स्वयंसेवक भी गांव-गांव ये कहते हुए घूमते हैं कि यह बेहतरीन सरकार है, एक भी करप्शन का आरोप नहीं लगा है। और यहां पर एक पत्र के जरिए 41 एफआईआर चाहे अनचाहे राजनीतिक तौर पर नए तूल को गढ़ेगी, और जो सियासी तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में 50% कमीशन का बोलबाला खामोश करने के लिए या उसको उभारने के लिए, दोनों परिस्थितियों में अब आपके राजनीतिक मुद्दे के जरिए सामने आएगा ही। इंतजार सिर्फ इस बात का कीजिए कि बीजेपी और संघ की नई बिसात क्या होगी। कांग्रेस ने दांव चल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।